लेक्चर जो है वो so let's start with the chapter number 2, which is atomic structure. विच इज अटोमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम एटम की डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है ना, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, उसको क्या कहते हैं हम? एटम। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि एग्जामिनर बाज़ औक़ात पूछ लेता है कि विच इज which of the following is the smallest particle of an element that can take part in the chemical reaction? तो उसका आंसर हमारे पास क्या होता है? एटम। तो उसके बाद हम एटम की जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। और जो ये जो साइंस है नेगेटिव का, पॉजिटिव का और नो चार्ज जीरो का, तो ये हमेशा उसके सिंबल के ऊपर इस तरह करके आता है। तो ये भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास यही है कि पार्टिकल्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। वो कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1 का, प्रोटॉन पे +1 का, और न्यूट्रल पे 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है नो चार्ज। और मैथ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मैथ होता है वो वेरी स्मॉल होता है, और वेरी स्मॉल होता है, निग्लिजिबल, मतलब हम वो काउंट ही नहीं होता, बहुत कम होता है। और जो प्रोटॉन का साइज होता है वो 1 AMU होता है, और न्यूट्रॉन का साइज भी 1 AMU होता है। हम 1 AMU हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था किसके इक्वल होता है। और लोकेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर, न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये इस तरह करके, दोबारा ड्रॉ करती हूँ। ये न्यूक्लियस होता है, इसके जो है ऑर्बिट्स होते हैं। इन ऑर्बिट्स के अंदर जो है ना, इन ऑर्बिट्स के अंदर जो है ना, यहाँ पे क्या होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, यहाँ पे होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। तो ये हमने इनकी लोकेशन याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कैसे बने हैं, किन प्रोसेस के थ्रू बने हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने। किस इरा के अंदर? 1897 के अंदर। और किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू? कैथोड रे ट्यूब के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने किया था। और उसके अंदर किसको डिस्कवर किया था? हमें इलेक्ट्रॉन को। और ये डायग्राम है, कैथोड रेज आई, एक साइड पे कैथोड जमा होते गए, एक साइड पे एनोड जमा होते गए। तो वहां पे जो है उसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। उसकी ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं, जो कि एग्जामिनर पूछता है कि रेज किस तरह से किसके थ्रू ट्रेवल करती हैं, कहाँ से कहाँ की तरफ। तो रेज जो है हमेशा, यहाँ पे भी देखें, कैथोड से जो है ना नेगेटिव रेज ट्रेवल करती हैं, एनोड पॉजिटिव की तरफ। रेज वर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है ना, ये रेज जो है हो रही हैं, तो ये जो यहाँ पे ये जो हो रही है, ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं, जो वो किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के थ्रू जो है ना वो डिफ्लेक्शन होती है। और डिफ्लेक्शन शो होती है देयर वर नेगेटिवली चार्ज। डिफ्लेक्शन जब किस वजह से शो होती है? कि ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज की वजह से ये डिफ्लेक्शन ऑफ रेज जो है ना ये हमें शो होती है। और डिफ्लेक्शन ऑफ रेज किसके जरिए होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए। जब ये रेज आ रही होती हैं तो ये एक स्पेसिफिक जो है फील्ड्स बना रही होती हैं रेज की, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके कंक्लूजन में उसने क्या कहा कि दीज रेज वर मेड ऑफ टिनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स।
पार्टिकल्स के जो रेज हैं, ये जो यहाँ पे ट्रेवल होती हैं, ये टीनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये रेज सिंपली नहीं होती, इनके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल होता है, और वो कौन सा पार्टिकल है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तभी तो रेज जो है वो इस तरह करके डिफ्लेक्ट होती होती किसकी तरफ जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव को जो है पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी उसने बोला कि जो नेगेटिवली कैथोड से जो रेज जा रही हैं वो एनोड की तरफ जो है जमा हो रही हैं जाके, तो वो जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, और वो रेज उन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें से जो एग्जामिनर पूछता है वो पूछता है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाता है जे थॉमसन 1897। और कैथोड रे, यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू आता है कैथोड रे ट्यूब के जरिए, और वहाँ यहाँ पे कैथोड का पूछ लेगा, एनोड का पूछ लेगा। कैथोड आर नेगेटिवली चार्ज एंड एनोड आर पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया। किस एरा में, 1886 में। और इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया, केनाल रे एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू, केनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये हम लोगों ने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया और प्रोटॉन किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिस्कवर किया गया। तो इसमें जो कैथोड हैं वो जब होल में से गुजरते हैं, कैनाल रेज जब जाती हैं एनोड की तरफ, एनोड सिर्फ हम लोगों ने बोला था ना कि कैथोड से इस तरह करके रेज आ रही हैं। तो जब होल के जरिए से जो होता है ना, दरमियान में होल, होल के जरिए से जब रेज ट्रेवल करती हैं तो वो रेज मूड केनाल से जा रही, कैथोड से जा रही थी एनोड की तरफ, हम लोगों ने ऊपर इलेक्ट्रॉन में देखा। लेकिन यहाँ पे जब जो कुछ रेज, वो कहते हैं कि जब वो कोई रेज भी पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती हैं, तो ऑन दी अदर हैंड जो रेज हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी ट्रेवल करती हैं। मतलब रेज या तो पॉजिटिव नेगेटिव से जाएंगी पॉजिटिव की तरफ। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भी आएंगी। तो जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं वो हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन आ जाएगा। तो रेज मूव्ड ऑपोजिट टू कैथोड रेज, ये ऑपोजिट मूव करती हैं क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हैं। तो ये कौन से चार्ज हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो इसके कंक्लूजन में क्या किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे कि जब रेज ट्रेवल कर रही होती हैं तो वहां पे पॉजिटिवली चार्ज भी होती हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होती हैं। तो नेगेटिवली चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन्स कहा, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहेंगे, हम प्रोटॉन कहेंगे। उसके एग्जामिनर इसमें से पूछता है हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो हमारे पास आ जाता है ई गोल्ड स्टेन। उसके बाद हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, तो हमारे पास जेम्स स्टैंडविक आ जाता है। कब किया, 1932 में। उसकी क्या ऑब्जर्वेशंस कैसे किया उसने, व्हेन बेरिलियम वाज बॉम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूट्रल रेडिएशन वाज produced this radiation knocked out protons फ्रॉम अदर मटेरियल्स। तो इसका क्या मतलब है कि जब बेरिलियम को बॉम्बार्ड कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तो वहां से एक न्यूट्रल रेडिएशंस निकल रही थी, जो कि ना तो पॉजिटिवली चार्ज थी, जो कि और ना ही नेगेटिवली चार्ज थी, बल्कि वो ये देखें, यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब एक साइड पे कैथोड है और एक साइड पे हमारे पास एनोड है। तो कुछ रेज इस तरह मूव कर रही हैं, कुछ रेज इस तरह से मूव कर रही हैं। तो कुछ रेज जो है ना वो ऐसे बस अंदर से जा रही थी और ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब ना वो इधर मूव कर रही थी और ना ही वो इधर मूव कर रही थी। तो जो ये वाली रेज जा रही थी, तो इनको कहा कि इसमें भी तो कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे ना। तो ये जो पार्टिकल्स थे इनको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, कि ये न्यूट्रल है, ना ही ये पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट हो रही है मूवमेंट, ना ही नेगेटिव की तरफ हो रही है। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, जो कि ना कैथोड की तरफ जा रहे हैं ना ही एनोड की तरफ, तो उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स। और किसने न्यूट्रॉन्स जो है वो डिस्कवर किया, ये आ जाता है हमारे पास जेम्स चैडविक ने 1932 में। और ये यही पूछता है कि किसको बम्बार्ड किया जा रहा था, तो जब बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स के साथ जो है ना बम्बार्डमेंट की जा रही थी, तो वहां से न्यूट्रल रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक एक्सक्यूज मी मॉडल्स आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल आ जाता है हमारे पास थॉमसन का मॉडल, ये विच ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है ना, तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है इसमें कोई एक्सपेरिमेंट यूज हुआ है कि नहीं?
जो थर्ड न्यूट्रॉन की थ्योरी है इसके अंदर हम लोग वही तो बता रहे हैं, 1 मिनट में आपको। जिस तरह इसके अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंट हुआ है कैथोड रे का, और न्यूट्रॉन में हमारा ये बम्बार्डमेंट, बेरिलियम को जब हम बम्बार्ड कर रहे थे अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तो ये एक एक्सपेरिमेंट ही चल रहा था, कोई और एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही ये न्यूट्रल रेडिएशंस निकलना शुरू हुई। तो उन्होंने फिर कहा कि ये न्यूट्रल रेडिएशंस किस चीज की रेडिएशंस है, जो कि ना तो कैथोड की तरफ जा रही हैं और ना ही एनोड की तरफ। तो उन रेडिएशंस को जब उन्होंने चेक किया कि ये तो न्यूट्रल रेडिएशंस है, तो फिर उन रेडिएशंस को जो है न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। मिस जिस तरह आपने कहा ना कि आपकी इलेक्ट्रॉन को आवाज डिस्कवर बिल्कुल किया क्लियर नहीं गया है, है आप या तो कैथोड रे अपना क्वेश्चन ट्यूब के लिख जरिए, लें। इस तरह मिस आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कि प्रोटॉन को मिस अभी मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज जो है ना वो डिस्टोर्शन के साथ आ रही है, आवाज आपकी कट हो रही है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप अपना क्वेश्चन लिख दें चैट में। अगर आपका क्वेश्चन एड्रेस हो चुका है तो आप। जी बिल्कुल, मैंने वही एड्रेस किया है कि फर्स्ट में एक्सपेरिमेंट हुआ था कैथोड रे ट्यूब का, सेकंड में, सो थर्ड में जो है ना, ये मैं आपको बता तो रही हूँ कि जब बेरिलियम की जो है बम्बार्डमेंट हो रही थी, बेरिलियम को बम्बार्ड किया जा रहा था अल्फा पार्टिकल्स के साथ, ये कोई रिएक्शन जो है ना, बेरिलियम बम्बार्डमेंट का रिएक्शन चल रहा था। तो उस दौरान में जो है अल्फा पार्ट वहां से न्यूट्रल रेडिएशन जो है ना प्रोड्यूस हुई थी। तो तब जो है ये रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई थी, देन उन्होंने इस इन रेडिएशंस को जो है वो चेक किया, तो कि ये ना तो कैथोड की तरफ जा रही हैं और ना ही जा रही हैं हमारे पास एनोड की तरफ, तो ये कौन सी न्यूट्रल रेड्स है। तो वहां पे हमें पता चला कि ये जो है ये कौन सी हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर जो है ना ये हो रहा था इसका एक्सपेरिमेंट। ये एक इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या नाम देंगे, इस एक्सपेरिमेंट को यही जो है ना हर जगह नाम दिया गया है कि ये लेबोरेटरी कैम्ब्रिज की जो है ना, लेबोरेटरी के अंदर डिफरेंट टेस्ट हो रहे थे, उस टेस्ट के दौरान जो उन्होंने जब बम्बार्ड किया बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स के साथ, तो जब उन्होंने इस ये बम्बार्डमेंट की, तो इस बम्बार्डमेंट के दौरान जो है ना वो न्यूट्रल रेडिएशंस निकली, तो उस न्यूट्रल रेडिएशंस को उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। ये स्पेसिफिक हम कहीं भी मैंने इस ओके मिस, ओके मिस, थैंक यू मिस, आई गेन योर पॉइंट, थैंक यू जी सो मच मिस, आई गेन योर पॉइंट। जी जी, मैंने इसको बहुत ज्यादा सर्च किया, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम कहीं नहीं है एक्सपेरिमेंट का, सिर्फ इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा, और ना ही एग्जामिनर ने पूछा हुआ, बस वो पूछता है कि किसको बम्बार्ड किया है किसके साथ। तो हमें वो याद ठीक होना हो गया चाहिए कि मिस, बेरिलियम को ठीक, जो है ना बम्बार्डमेंट किया है अल्फा पार्टिकल्स के ठीक साथ। हो गया मिस, मैं समझ गया मिस, ठीक है। समझ गया मैं मिस, समझ गया मैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। यस मिस। ओके।
सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स, जिनको हम लोगों ने अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि एटॉमिक मॉडल्स वैसे में वो ज्यादा एमसीक्यूज पूछता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट मॉडल आता है प्लम पुडिंग मॉडल, विच इज प्रपोज्ड बाय थॉमसन, और इसको थॉमसन्स मॉडल भी कहा कहते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये चारों साइड्स पे पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव किस पे होता है, एनोड पे, मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो है ना हमारा एक स्फीयर है जिसके अंदर हमने ना इलेक्ट्रॉन्स एम्बीड करे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कौन से चार्ज होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसके अंदर हम लोगों ने एक पॉजिटिवली स्फीयर लिया जिसको चारों तरफ पे जो है पॉजिटिवली चार्ज थे, और उसके अंदर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज उसको पार्टिकल्स को इम्बीड कराया। उसका मेन आइडिया क्या था इस मॉडल का, कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर, कि एटम जो होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड लाइक प्लम्स इन पुडिंग, के कोई एक एटम होता है। अब हम लोगों ने देखा ना कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो उसने कहा कि कोई भी जो एटम होता है ना इज जस्ट लाइक ये एक पॉजिटिवली चार्ज फेयर होता है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो हम इम्बीड करते हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स जिस तरह हम लोगों ने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर जो है ना मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिवली अंदर होता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो वो राउंड में जो है ना उसके ऑर्बिट्स में मूव करना शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये इसी तरह है जस्ट लाइक के हम लोगों ने प्लम जो है ना वो किसी पुडिंग के अंदर जो है ना प्लम डाल दिए। पुडिंग क्या होती है, एक दलिए को कहा गया, और प्लम होते हैं गार्निश के लिए हम जो चीजें डाल रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो पुडिंग है ना, जस्ट लाइक यहाँ पे जो पुडिंग है, दलिया है हमारा, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके अंदर जो प्लम है ना जो हम कुछ कुछ डालते हैं उसमें चीजें, तो वो हम इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने उसकी गार्निश के लिए करते हैं वो सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशंस क्या है वो हम देख लेते हैं, कि इस जो मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, कि ये फर्स्ट मॉडल है जिसने इलेक्ट्रॉन्स को जो है इन्वॉल्व किया था, इंक्लूड किया था अपनी स्टडी के अंदर। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है, इसने जो है कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्टेबिलिटी, उसने एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बताई, उसने ये नहीं बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल होंगे कि एक एटम जो है वो स्टेबली जो है ना वो वहां पे एग्जिस्ट कर सकेगा, ये इसने नहीं बताया। कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, इसने जो है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया। अब एग्जामिनर यहाँ से पूछता है, ये प्लम पुडिंग वाला मॉडल पूछ लेगा कि इसमें जो प्लम है और पुडिंग जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद ये पूछ लेगा कि ये कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व किया गया, इंक्लूड किया गया, तो वो हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस पूछ लेगा कि किस चीज को जो है ना ये लिमिट करता है, नहीं बता पाता। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। या वो पूछ लेगा कि थॉमस का जो मॉडल है उसको क्या कहा जाता है, उसका क्या नेम है, उसको किस तरह से क्या नेम दिया गया है, तो उसमें हमारे पास प्लम पुडिंग मॉडल आ जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल आ जाता है। तो रदरफोर्ड्स का जो हमारे पास न्यूक्लियर मॉडल है, ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है। ये किस तरह से हुआ कि जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गया, को पास कराया गया थिन गोल्ड फ्यूल के साथ, गोल्ड फिल होती है इस तरह करके ना, गोल्ड की एक जो है ना फ्यूल बनाई होती है, एक तार होती है। तो उसमें से जब जो है ना अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे करके गुजारा किया, तो कुछ पार्टिकल्स जो है ना वो स्ट्रेट स्ट्रेट चले गए। अब जिस तरह इस तरह इस पॉइंट से हमारे पास आते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि अब यहाँ पे ये फ्यूल है, यहाँ से जो है ना अल्फा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल जो है ना जब वो गए हैं ना, तो कुछ पार्टिकल्स इस फ्यूल से गुजरते हुए स्ट्रेट गए हैं, कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट गए हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है ना डिफ्लेक्ट हो गए हैं। यहाँ से स्ट्रेट गए हैं कुछ इस तरह करके ना, सम आगे से जो है ना डिफ्लेक्ट होके ना बाउंस बैक हो गए हैं।
मतलब कुछ इस तरह गए हैं, कुछ इस तरह वापस आ गए हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो गुज़र गए हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है ना बाउंस बैक हो गए हैं। तो इस चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन किया गया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और उन्होंने फिर बताया कि एटम्स हैज़ अ टिनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, के इसका जो बाउंस बैक हुए हैं वो किस वजह से बाउंस बैक हुए हैं, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, वो वहां से डिफ्लेक्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेसेस, के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है ना एम्प्टी स्पेसेस के अंदर मूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, के एटम के अंदर जो है ना मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है ना वो खाली होती है। अब खाली किस तरह से होती है? अब जिस तरह हमने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होता है न्यूट्रल, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। जब कुछ रेस जब न्यूट्रॉन से होके गुजरी है तो वो चली गई हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गई हैं। और कुछ जो है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद नहीं था उस साइड के ऊपर जहां से अल्फा रेज गुजरी हैं। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकराए, आगे प्रोटॉन से टकराए तो वो बाउंस बैक हो गए। तो उन्होंने कहा कि एक एटम के अंदर जो है ना एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी होता है, इससे हमें ये पता चला। और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, अराउंड न्यूक्लियस, तो उसमें ना एम्प्टी स्पेसेस भी होती है, मतलब वो भरा नहीं होता, उसमें स्पेसेस होती हैं। कुछ स्पेसेस के अंदर से जो है जब अल्फा पार्टिकल्स गुजरते हैं तो वो आगे गुजर जाते हैं। कुछ जब पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स जा रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा के बाउंस बैक हो जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस थ्योरी ने क्या लिमिट किया, क्या चीज नहीं बता सके कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स अब जब घूम रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिर सकते, डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, के क्यों नहीं जो है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर गिर सकते। इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसने सिर्फ ये बता दिया इस एक्सपेरिमेंट ने कि वहां पे एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। लेकिन एम्प्टी स्पेसेस कैसे होंगी? कोई एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स होंगे ना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये लिमिटेशंस आ गई इस एक्सपेरिमेंट की। और ये हमारे पास इसके आगे हम लोगों ने जो अचीवमेंट्स इस एक्सपेरिमेंट से की है। अब की पॉइंट एग्जामिनर पूछता है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज अ एम्प्टी स्पेस, ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, किस मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन हुआ था? तो ये हमारे पास रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो है ना एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, बट दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये आपने लाइन जो है ना वो याद रखनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है बोहर मॉडल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोहर का जो है डायग्राम ऑफ बोहर मॉडल के बोहर ने जो है ना स्पेक्ट्रम को जो है ना एक्सप्लेन किया कि जो न्यूक्लियस है उसके जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एवे नहीं मूव कर रहे, वो एक स्पेक्ट्रम में एक अलाइनमेंट के अंदर जो है ना वो मूव कर रहे हैं। उसने स्पेक्ट्रम्स बताए कि शेल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, उन शेल्स के अंदर एक स्पेसिफिक होता है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जिस तरह उसने बताया कि जो पहला ऑर्बिट होता है वो एम शेल होता है, एम शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3 आएंगे, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो एन एल शेल है उसके अंदर जो है ना एन न्यूट्रॉन्स जो है वो 2 होंगे। उसके बाद ऑर्बिट जो है के जो होगा उसके अंदर क्या आएंगे? 1 आएंगे। कोई भी जब मॉडल होगा इस तरह करके उनकी आगे आते जाएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होंगे। अब उसके बाद जिस तरह से शेल बढ़ते जाएंगे हम उनमें एडिशन करते जाएंगे। अब पोस्टुलेट्स जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, के जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कल में ही न्यूक्लियस के अराउंड जो है ना मूव करेंगे। ईच ऑर्बिट हैज इट्स फिक्स एनर्जी, के एनर्जी लेवल होगी जितना जो हमें भी पता है ना, जितना न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा शेल उतनी उसका एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की वो जो है वो कम होती जाएगी। तो जो सबसे पहला शेल होगा वो जो है ना फुल ऑफ एनर्जी होगा। अब जिस तरह पहला है वो के से शुरू होगा,
के N1 होगा, के और L जो है वो N2 होगा, M जो है N3 होगा। तो इसी तरह से जिस तरह से बढ़ते जाएँगे शेल आगे-आगे, उतने ही उसके N1, N2, N3, N जो है ना ये नंबर ऑफ शेल है, ऑर्बिट है, जो कि न्यूक्लियस से ऑनवर्ड्स जाते हैं। उसके बाद एनर्जी इज़ एब्ज़ॉर्ब्ड। अब उन्होंने बताया एक कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है लोअर टू हायर ऑर्बिट, तो जो है ना एनर्जी जो है ना वो एब्ज़ॉर्ब करता है। और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे मतलब अ ऊपर से नीचे जो है ना लो ऑर्बिट में अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है, तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका में हमें ये पता चला कि हर शेल में, हर ऑर्बिट में एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल होता है उनका। उसके बाद हम लोग देखते हैं के पहला शेल होता है, इसको हम जो ऑर्बिट है इसमें इसको N1 कहते हैं। के बाद L आता है जो कि नंबर 2 पे आ जाता है, उसके बाद M आ जाता है जो कि नंबर 3 पे आ जाता है, और जो N है वो नंबर 4 पे आ जाता है। इसकी क्या सक्सेस है कि इसने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को बताया कि कितने किस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो कंप्लीट हो गया है तो किस तरह से एटम जो है किस तरह से वो स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये एक टेबल आ जाता है जिसमें उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताया है कि थॉमस मॉडल का जो है वो सॉलिड स्फीयर में बताया था। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इम्बीड करते हैं, और रुदरफोर्ड मॉडल में बताया कि एम्प्टी स्पेसेस होती हैं न्यूक्लियस के साथ, और बोहर मॉडल में न्यूक्लियस भी होता है और फिक्स्ड ऑर्बिट्स भी होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बाद में इलेक्ट्रॉन्स बताया थॉमस के मॉडल में कि ये इम्बीडेड होते हैं। रुदरफोर्ड के मॉडल में बताया कि ये रैंडमली रिवॉल्व हो रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और बोहर के मॉडल में बताया कि रिवॉल्व इन फिक्स्ड शेल्स। उसके बाद न्यूक्लियस की बात की कि थॉमस ने जो है ना न्यूक्लियस को प्रपोज ही नहीं किया। इस रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस होता है, और वो उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बोहर के मॉडल में इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया कि न्यूक्लियस वाकई में किसी भी एटम के अंदर होता है। उसके बाद स्टेबिलिटी जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया थॉमसन ने भी, रदरफोर्ड ने भी नहीं किया, लेकिन बोहर ने एक्सप्लेन किया कि कहाँ किस टाइप कंडीशन पे जाके जो है एटम जो है वो स्टेबल हो जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल कैथोड रे का किया। कैथोड रे का स्पेक्ट्रम जो है थॉमस मॉडल में हमने देखा, गोल्ड फॉइल का हमने रदरफोर्ड मॉडल में देखा, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना वो हमने किस में देखा, बोहर के मॉडल के अंदर। अब एग्जामिनर पूछता है कि विच मॉडल इंट्रोड्यूस द फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, तो वो किसने एनर्जी लेवल्स किसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं हमें, बोहर के मॉडल ने कराए हैं। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर आ जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम जो है ना उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम को। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर मतलब कितने प्रोटॉन्स है उसमें, वो है 1, और ऑक्सीजन के अंदर कितने हैं, 8। फॉर न्यूट्रल, न्यूट्रल के लिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सेम होते हैं, और वो इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है ना, उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन होंगे। और मास नंबर जो है ना वो सम होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, इन दोनों के सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर। और ये भी पूछता है कि जो एटॉमिक नंबर है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से, और जो मास नंबर होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इफ एन एटम हैज 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, तो उसका मास नंबर कितना होगा, 8 + 8 इज इक्वल टू 16। उसके बाद हमारे पास आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स आ जाते हैं, जो कि एग्जामिनर जो है ना वो पूछता है। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। हम लोगों ने ऊपर देख लिया ना कि एटॉमिक नंबर कौन सा होता है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिसके सेम हो, लेकिन उसके मास नंबर जो है ना वो डिफरेंट हो। मास नंबर किसका सम था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अब हमने हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लिए। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। ये किस बेसिस पे 3 है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होता है। ड्यूटेरियम के अंदर
H2 के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है। और हमेशा ये याद रखना है कि जो मास नंबर होता है ये ऊपर लिखा जाता है। ये जो ऊपर वाला होगा ये क्या होगा, मास नंबर। और ट्रीटियम के अंदर 1 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और H3। तो यहाँ पे जब इनको हमने देखा मास नंबर के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं, तो 2 + 1 = 3। तो हमने ये याद रखना है कि मास नंबर जो है ना, ऊपर हमेशा जो है ना, ऊपर वाला जो नंबर होगा ना किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होगा हमारे पास, मास नंबर होगा। सेम प्रोटॉन्स है लेकिन डिफरेंट न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है हमारे पास, आइसोटोप्स। उसके बाद आइसोबार्स के अंदर हम देखते हैं, आइसोबार्स क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट होंगे लेकिन सेम मास नंबर होगा। जिनका मास नंबर सेम होगा उनको क्या कहेंगे हम, आइसोबार्स। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14। अब इसका देखें, दोनों का जो है मास नंबर जो है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है ना, विच इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो दोनों के डिफरेंट है। तो यहाँ पे जिनका मास नंबर सेम होगा वो हमारे पास क्या होंगे, आइसोबार्स। उसके बाद हमारे पास आइसोटोन्स आ जाते हैं, डिफरेंट एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इसमें क्या है, आइसोटोन्स क्या होते हैं कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। ये लिटिल लिटिल कंपैरिजन है जिसमें एग्जामिनर जो है ना पूछता है, और वो इस तरह करके कंफ्यूजिंग से हमें देता है ताकि वो बच्चे जो हैं कंफ्यूजन में गलत कर ले, लेकिन हम लोगों ने अच्छे तरीके से इनको, इनके कॉन्सेप्ट्स को याद कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल कार्बन 13 जो है, इसके जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसको हम 6, इसमें 6 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। इसी तरह नाइट्रोजन 14 के अंदर 7 प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। तो इनके अंदर क्या है, सेम नंबर ऑफ जो है ना, क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन डिफरेंट एटम है। कार्बन एक डिफरेंट एटम है और नाइट्रोजन एक डिफरेंट एटम है, बट दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन है, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कॉमन है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, वो ये ऐसा होता है कि जिस तरह से एनर्जी बढ़ रही होती है ना, उसी तरह से जो स्पेक्ट्रम्स है ना वो डिफर करते जाते हैं। तो हर स्पेक्ट्रम का अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ऑर्डर जो है ना, उनका एक नेम होता है, उनका एक कलर होता है। तो सबसे पहले जो होता है हमारे पास रेडियो होती है, उसके बाद माइक्रोवेव होती है, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट जो कि हमें नजर आ रही होती है, अल्ट्रा वायलेट, देन एक्सरे एंड देन गामा रेज। तो ये इसी तरह से सीक्वेंस याद रखना है। उसके बाद जो इनके रेज के अंदर, इस साइकिल के अंदर जिस तरह से जो विजिबल कलर्स हमें जो नजर आते हैं वो क्या है, विजिबल लाइट कलर। जो विजिबल लाइट कलर हम लोग देख सकते हैं उनमें क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये ऐसे कलर्स हैं जो कि विजिबल लाइट वाले स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग को नजर आते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब जो नेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट डायरेक्ट थ्योरीज है जो एग्जामिनर अपने डायरेक्टली अपने उसके अंदर पूछता है एग्जाम के अंदर। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आ जाती है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर जो है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कहते हैं, और न्यूक्लियस क्या होता है, ये सेंट्रल डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है किसी भी एटम का। उसके बाद केपी के पीएससी में जो है एग्जामिनर जो है वो पूछता है साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन। वो ये आगे हमारे पास कि कौन सा मॉडल, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, कि न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया, एनर्जी लेवल्स का मॉडल जो है ना वो किसने दिया। मॉडल्स का कंपैरिजन आ जाता है कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो किसने दिया है, वो बिलोंग टू थॉमसन। उसके बाद जो है हमारे पास टीनी पार्टिकल्स जो है ना वो रदरफोर्ड का आ जाता है, फिक्स्ड ऑर्बिट का बोहर का आ जाता है, आइसोटोप्स का आ जाता है कि सेम नंबर ऑफ मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये सारा जो है ये आज का लेक्चर है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क नाउ, अदरवाइज लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग भी एंड हो जाएगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में या मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। और होपफुली कि आपको लेक्चर आज की समझ आई हो, आपको क्लियर हो गई है हर चीज़, या कोई पॉइंट आप का रह गया है तो मैं उसको दोबारा से मीटिंग स्टार्ट करके आपको एड्रेस कर देती हूँ।